एंड वेलकम टू एडमिशन साइट्स। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 144 यानी धारा 144 के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें 144 का ज्यादा जिक्र हुआ है और ऐसी कोई भी न्यूज जो बहुत ज्यादा प्रचलित रहे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली सिलेबस में जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज का जिक्र हुआ है और वहां पे ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये न्यूज में आखिर क्यों रहा। तो एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है गौरव तनेजा। इन्हें फ्लाइंग बीच के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाइफ ने इनके लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान करा और पूरा का पूरा नोएडा मेट्रो का स्टेशन बुक कर लिया और इंस्टाग्राम स्टोरी से बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लिया। भीड़ इतनी ज्यादा आ गई कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर फाइनली पुलिस को सिक्योरिटी और सेफ्टी थ्रेट के बेस पर सेक्शन 144 के तहत गौरव तनेजा को अरेस्ट करना पड़ा था। हालांकि बाद में वो बेल पे बाहर आ गए थे। दूसरी घटना तमिलनाडु वायलेंस की है। तमिलनाडु में एक छोटी बच्ची ने सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण वहां के पेरेंट्स और पब्लिक ने स्कूल की प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना शुरू कर दिया। एक दंगे जैसी कंडीशन बन गई थी, तो वहां पे भी 144 लगाना पड़ा। तो पहले जानते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है 144 लगाने का। तो वो बेसिकली 144 इसलिए लगाया जाता है कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके किसी पर्टिकुलर एक्ट से, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी, हेल्थ, न्यूसेंस ना क्रिएट हो या पब्लिक शांति ना भंग हो या फिर राइट्स जैसे कंडीशन ना बन रहे हो या फिर इंसानी लाइफ को खतरा ना हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो। जैसे हमने कोविड के केस में देखा था कि 144 कई जगह लगाया गया था। अब देखते हैं कि ओरिजिन कहां से, शुरुआत कहां से हुई है। तो एक ऑफिसर थे गुजरात में, उनका नाम था EF डेबू। आईपीएस ऑफिसर थे। आईपीएस यानी इंपीरियल पुलिस सर्विसेज वाले, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं। तो उनको ये लॉ बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि ताकि नेशनल मूवमेंट जो उस टाइम पे चल रहा था उसे सप्रेस किया जा सके, और बहुत सक्सेसफुली इन्होंने सप्रेस भी कर लिया गया था और इसके कारण इन्हें बहुत सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद उसी का एवोल्यूशन होते होते ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन किया गया 1973 में, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो एक रिटन ऑर्डर पेश करके 144 लागू कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब जल्दी से इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिस पे डायरेक्टली एक ऑप्शन डाल के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है 144, या फिर पब्लिक जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, या फिर वो विजिटर्स जो उस पर्टिकुलर एरिया को विजिट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगाया जा सकता है। और सबसे खास बात जो इस पूरे लॉ की है वो ये है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी पर्टिकुलर इंटेंशन से, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो। तो वहां पे अगर 144 लगा हुआ है तो 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात है, विद आर्म्स तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो लाठी हो, चाहे बैट हो, चाहे बेसबॉल का बैट हो, किसी भी तरीके का हथियार तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा अगर 144 लगा है। इन केस आप पकड़े गए इस तरीके का कोई हथियार या लॉ को तोड़ते हुए तो आपको मैक्सिमम 3 साल की सजा तक हो सकती है। और 144 जब भी लगता है तो वहां पे इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, एसएमएस और वॉइस कॉल्स भी बैन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए अफवाहें बहुत तेजी से फैलाई जाती हैं दंगों के बीच में। तो अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करिए कि होता यह है जब भी 144 लगाया जाएगा, मान लीजिए आज से लगाया जा रहा है, तो आज से एग्जैक्ट 2 महीने बाद तक ही रहेगा वो, अनलेस स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अभी भी सेफ्टी का थ्रेट है, अभी भी सिक्योरिटी का इशू है,
तो स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है, बट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद नहीं एक्सटेंड कर सकती। तो पॉइंट समझ में आ गया कि 2 महीने तक नॉर्मली लगेगा, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो उनकी कॉन्सेंट से डीएम साहब जो होंगे वो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने तक। अब आती है बात कि इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म यही है कि भाई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है। अब आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं नेचर के, मतलब वो निरंकुश नहीं है। ये नहीं है कि अगर लिख दिया गया है फंडामेंटल राइट्स आपके राइट्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। दे कम विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसा बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं ना, नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वैसा ही फंडामेंटल राइट्स में भी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेस पर आपको कंट्रोल किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी। इस तरह से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। तो 144 आपके फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल लगाने वाला एक ब्रेक की तरह काम करता है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि मैजिस्ट्रेट साहब को बहुत ज्यादा असीमित पावर दे दी जाती है। हाँ, बात सही है, कई बार इसका मिसयूज होता है, सरकारें और ऑफिसर्स इसका मिसयूज करते हैं, बट इसके ऊपर भी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, तो इसलिए ये भी क्रिटिसिज्म कट किया जा सकता है। फिर आता है कॉलोनियल एरा का लॉ है। बहुत सही बात है, बहुत पुराना लॉ है, आज भी यूज हो रहा है, और ये उस टाइम पे लॉ बनाया गया था जब हम अंग्रेजों को हमसे छुटकारा पाना था, हमारे नेशनल मूवमेंट से छुटकारा पाना था, तब बनाया गया था। तो आज के टाइम पे इस तरह के लॉ की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करने लग गए हैं 144 को। अब बात आती है कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ ही है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब आप एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, अगर आपको ऐसा लगता है कि 144 की वजह से मेरा हनन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो एक बार राम मनोहर लोहिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम अपनी सोसाइटी के कुछ लोगों को अलाउ कर दें पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करने के लिए, तो डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी। तो इसलिए 144 का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जिनका मिसयूज होता है, तो क्या उसका मतलब है कि हम लॉ को ही हटा दें? ऐसा भी ठीक नहीं है। ये भी बात सही कही सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ कैन बी मिसयूज्ड बट इट इज नॉट रीजनेबल टू स्ट्राइक डाउन द लॉ। फिर आती है बात वही जुडिशियल स्क्रूटनी वाली कि एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है मजिस्ट्रेट को, बट उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि घबराने वाली बात नहीं है, वी आर सेटिंग ओवर देयर। और एक बात बताता हूं आपको, जब भी कभी भीड़ वाली ऐसी कोई जगह मिले, और जैसे मान लीजिए गौरव तनेजा वाला एग्जाम्पल था, तो वहां पे आप तो गए होंगे फोटो खिंचाने, सेल्फी खिंचाने, लेकिन आप भी फंस सकते हैं, आपके ऊपर भी 144 लगाया जा सकता है, आप भी जेल जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करिए ताकि अवेयर रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुकेशन साइट्स।